अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेड रॉक है आपकी सीएसएस की राइटिंग की फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। हम पैराफ्रेजिंग करेंगे। पैराफ्रेजिंग होती क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा इसके बेनिफिट्स किस तरह हैं। हम एक तो पैराफ्रेजिंग की एक्सरसाइजेज भी करेंगे, और जब ये लेक्चर सीरीज़ जो है जहाँ हम बेतहाशा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे, हम आउटलाइंस भी ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा हम जो है वो थोड़े तो इंट्रोडक्शंस भी देखेंगे और पास पेपर्स को रिजॉल्व करेंगे, तो हम मज़ीद पैराफ्रेजिंग को डिस्कस करेंगे। पैराफ्रेजिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने अगर एक पैराग्राफ पढ़ा है, आपने एक स्मॉल पैराग्राफ 5 लाइंस का पढ़ा है, आप इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि ये ज़्यादा जो है डिटेल्ड लगे। इसमें जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आप अपना एलाइड नॉलेज जो है, जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से आप ऑलरेडी एक्वायर कर चुके होते हैं, आप उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। पैराफ्रेजिंग जो है वो एक बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। आपको पता चल जाता है सबसे ज़्यादा कि कौन से ऐसे वर्ड यूजेज है, थॉट यूजेज है जो आपके माइंड में नहीं है, आपने उनको अपने अल्फाज में कैसे यूज़ करना है। आइंदा आपको पैराफ्रेजिंग का एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब एक एलियन थॉट आपको पता चलेगा तो वो आपको पिंच करेगा, आपको आपको अट्रैक्ट करेगा, आप उसको अपने माइंड में रिप्लेस करेंगे एक एब्सेंट थॉट के या एक कॉन्वोल्यूटेड थॉट के साथ। एक तो आपका थॉट प्रोसेस बेहतर हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपको नए थॉट के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप उसके अंदर मज़ीद अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे, तो उस डिटेल्स के ऐड करने के दौरान आप अपना मज़ीद नॉलेज बेस एक्सपेंड करेंगे। आपको एक नहीं 10 चीज़ों का मेंशन करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। हो सकता है पैराफ्रेजिंग करते हुए एक पैराग्राफ की को लिखने के लिए आपको 5-6 मज़ीद पैराग्राफ्स लिखने पड़ें, ताकि आप उसको इन डिटेल उसकी हर जो है फैक्ट्स को, फिगर्स को, रीजंस को, उसकी कंक्लूजन को एक्सप्लेन कर सकें, और आप उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। एक इस तरह से आपको ज़्यादा याद रह जाएगा, ज़्यादा याद भी रह जाएगा, और आपकी लिखने की, एक्सपेंड करने की, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने की, एक्सपोजिशन प्रोवाइड करने की, जो कि डिस्कोर्स का एक पार्ट है सीएसएस ऐसे का, वो एक हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। लेट्स सी हमारे पास पैराफ्रेजिंग में क्या है। हम पैराफ्रेजिंग में मेन पॉइंट्स और सपोर्टिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं, मगर हमें स्ट्रिक्टली अपना थॉट यूज़ करना पड़ेगा। हम समरी की पॉइंट्स की भी दे सकते हैं। एक हमने आर्टिकल पढ़ा, एक एडिटोरियल पढ़ा, हम उसको पैराफ्रेज करेंगे। जब पैराफ्रेज करेंगे तो हम उसकी एक समरी प्रोवाइड करेंगे, और हम इस समरी के अंदर उसके मेन पॉइंट्स, उसके अलावा हम उसके कहते हैं सपोर्टिंग पॉइंट्स, इनकी भी हम समरी प्रोवाइड करेंगे। पैराफ्रेजिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आपने मेन पॉइंट्स प्रिपेयर करने हो या आपने समरी प्रोवाइड करनी हो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। आपने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ा और अब इसकी सिर्फ सिर्फ मेन डिटेल्स। मीनवाइल यहाँ इसको आपको ये आइडिया नहीं होना चाहिए या ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्रेसी है। ये प्रेसी नहीं है, ये एक एक्सपेंशन की आपके अपने अल्फाज का इंतखाब है। आपने एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करना है। यू कैन एक्सीड एनी वर्ड काउंट लिमिट। प्रेसी में तो आपको कहा जाता है कि आपने 1/3 में करना है, एक तरह से रूल है, मगर पैराफ्रेजिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो समरी प्रोवाइड कर दें, सपोर्टिंग कहता है उसमें पॉइंट्स मेंशन कर दें, और उसके अलावा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे इसके तमाम समरी को मेंशन करना है। इस पैराफ्रेजिंग में जो आइडियाज़ ओरिजिनल राइटअप में यूज़ होते हैं, हम उनको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें एक्सपेंड करते हैं। ये 2 प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा पैराफ्रेजिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके की पॉइंट्स की रिवीजन हो जाती है आपके राइटअप के अंदर। मतलब नोट्स मेकिंग की सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो पैराफ्रेजिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। आपने एक आर्टिकल तकरीबन 1 2 3 4 5 लाइंस का पढ़ा, आप इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं अपने वर्ड्स में। जब आप इसकी अपने वर्ड्स में पैराफ्रेजिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि
अब आप जो हैं तकरीबन ये अगर 500 वर्ड्स हैं तो हो सकता है कि आप 1500 वर्ड्स लिखें। हो सकता है कि ये 18th अमेंडमेंट पे हो, और ये 1500 वर्ड्स जो हैं आपको 18th अमेंडमेंट के साथ इसके रिपरकशंस भी आपको जहन में रिकाउंट होंगे, इसका फॉल आउट भी आप रिकाउंट कर लें। इट मीन्स कि यहाँ आपका जो पैराफ्रेजिंग है वो आपके मेन पॉइंट्स या आपको रिवीजन की अपॉर्चुनिटी तो देता ही देता है, उसके अलावा उस पॉइंट्स उसमें जितने भी मज़ीद पॉइंट्स होते हैं उनको भी आपको रिकाउंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। हमने इसमें रिकलेक्शन, जिस तरह मैंने आपको कहा है, रिकलेक्शन ऑफ सेलियन पॉइंट्स हो जाता है, उसके अलावा क्रक्स ऑफ द मेन पॉइंट्स या समरी प्रोवाइड कर दी जाती है, और यहाँ आपको एक बहुत बड़ी इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस बेसिकली होता है कि आपने एक स्टेटमेंट को रीड किया, उससे आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिखा, और ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैसेज में मेंशन नहीं है, मगर ये इसकी पैसेज का पूरा क्रक्स भी हो सकती है। हम इसमें ये कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 2 and 2 मेक आ टैंगो, मतलब एक पार्टी या ग्रुप बनाते हैं। यहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इससे ये हो सकती है कि पार्टिसिपेशन जो है ऑफ मल्टीपल पीपल ये नेसेसरी है। किसके लिए? टैंगो के लिए। ये एक इन्फ्रेंस है। बेसिकली पैराफ्रेजिंग आपको इन्फ्रेंस भी सिखाती है। अब तक का मैं दोबारा जिस प्रोवाइड करना चाहूँगा कि मेन पॉइंट्स को आपको लिखने का पता अंदाज़ा हो जाता है, आपको समरी लिखने का अंदाज़ा हो जाता है, आपको ओरिजिनल आइडियाज़ जो हैं उनको यूज़ करने का आइंदा के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, आप अपने मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके अलावा आप सेलियन पॉइंट्स को दोबारा जो है रिकलेक्ट कर लेते हैं, और आप मेन पॉइंट्स का क्रक्स भी प्रोवाइड कर देते हैं और इन्फ्रेंस भी अपनी शो कर देते हैं। इससे पैराफ्रेजिंग का आपको बेनिफिट क्या होगा? आपको पैराफ्रेजिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पैराफ्रेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका इंग्लिश का एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाता है। हमें रिकाउंट तो करना आ रहा है, समराइज भी करना आ रहा है, इन्फ्रेंस भी करनी आ रही है, मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना भी आ रहा है, मगर हमें जो इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट है कि हमारी लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमें एक्सपेंशन आ रही है, हमें वोकेबलरी यूजेज आ रहा है अपने अल्फाज में, उसके अलावा हमें ग्रामर आ रही है, उसके अलावा हमें रीजंस आइडेंटिफाई करने आ रहे हैं, इस तरह से हमारा इंग्लिश का एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो रहा है। उसके अलावा ये हमें पैराफ्रेजिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें लेवरेज देता है कि हम अपने अल्फाज को यूज़ करें। जब हम अपने अल्फाज को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने माइंड को मज़ीद डिग आउट कर रहे हैं, हम अपने माइंड को मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। पैराफ्रेजिंग हमें ये लेवरेज देता है कि हम अपने अल्फाज यूज़ करें। जब अपने अल्फाज यूज़ करेंगे तो हम इडियम्स, उसके बाद हम जो है वो फ्रेजेस, उसके अलावा हम सिमिलीज, मेटाफर्स, उसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे वोकैबलरी को, जिसमें हम एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हम अपनी
लैंग्वेज के अंदर मज़ीद आइडियाज़ को, मज़ीद वोकेबलरी को, फ्रेजेस को, इडियम्स को, सिमिलिस को, मेटाफर्स को यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें ज़्यादा अपनी जो है लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स को रिकाउंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा ये है कि हम इसमें कोटेशंस भी अपनी तरफ से एंटर कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग के अंदर। यूज़ ऑफ पैरेलल एग्जांपल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल पढ़ी, हम उसके बाद दूसरी एग्जांपल देना चाहेंगे ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंटेशन जो है वो डेवलप कर सकें। उसके अलावा ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पैराफ्रेजिंग का, और वो ये है कि हमारा पॉवर्टी ऑफ थॉट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पॉवर्टी ऑफ थॉट क्या होता है? पॉवर्टी ऑफ थॉट ये होता है कि यू मे बी राइटिंग एन एसे ऑन अ डेमोक्रेसी, या आप ये हो सकता है कि आपको जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आप लिख रहे हो। एट दैट मोमेंट यू आर नॉट एबल टू रिकाउंट ऑल द रीजंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ योर इकोनॉमी। तो पॉवर्टी ऑफ थॉट जो है वो सबसे ज़्यादा आप एलिमिनेट कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग के थ्रू, क्योंकि ये आपको पॉवर्टी ऑफ थॉट से आपकी निजात दिलाती है। और जब पॉवर्टी ऑफ थॉट होता है तो आप लोग ये देखेंगे कि क्लिशेज आ जाएंगे, मतलब ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे जो कि इतने घिसे पिटे हैं, यूज़ हो चुके हैं कि अब उनमें कोई नॉवल्टी नहीं रही, उनमें कोई आर्गूमेंटेशन नहीं रहा। आप एक ही बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने शायद क्या था आपको बयान किया था कि ऐसे अगर डेमोक्रेसी पे है तो आप उसमें ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, आप तो ये कहेंगे भाई लोग तो खाली पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहे। तो पॉवर्टी ऑफ थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा एलिमिनेट होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ यहाँ थोड़ा बहुत मैं इस पे दोबारा फोकस करना चाहूँगा कि यूज़ ऑफ पैरेलल एग्जांपल्स। अगर आप जो है वो फ़र्ज़ करें पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया है, ये पाकिस्तान की है, और अगर आप पैराफ्रेज करेंगे तो आप पैरेलल एग्जांपल लेके आएंगे वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना। बेसिकली इस तरीके से आप पैराफ्रेज कर रहे होंगे, और ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगा कहता है पैरेलल एग्जांपल्स के साथ मज़ीद डेप्थ आपकी राइटिंग के अंदर। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पैराफ्रेजिंग से इन्हांस होगी। क्रिएटिविटी के बारे में मैं आज रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, देयर आर सम गुड डेज एंड देयर आर सम बैड डेज। क्रिएटिविटी इज़ नॉट लाइक दैट यू बिकम एन आर्टिस्ट लाइक माइकल एंग्लो। The issue is that creative people are always looking for new approaches, new ways to do things. They have to cut short their work. उन्होंने अपने वर्क को कई दफ़ा देखना होता है, उसको ज़रा बेहतर स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ जो इरिटेंट्स हैं उनको रिमूव करने का तरीक़ाकार अख्तियार कर लेते हैं। ये क्रिएटिविटी है, और एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी उनकी हमेशा कायम रहती है। तो क्रिएटिविटी जो है वो पैराफ्रेजिंग का एक बहुत बड़ा हॉल मार्क है। इट्स समथिंग वेरी यूज़फुल, क्योंकि जब आप अपने आइडियाज़ को यूज़ करना शुरू करेंगे, बोरो भी करेंगे और अपने आइडियाज़ भी ऐड करेंगे, तो इट मीन्स दैट यू विल सर्टनली कम। मैं उसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया आया है जिसने नेपोटिज्म, उसको तो हो सकता है ख़त्म ना किया हो, मगर उसमें डायनेस्टिक रूल जो है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आप इसे कंपेयर करें किंगशिप से, तो इसमें डायनेस्टी है। आप इसे कहते हैं करें चीफ टेन सिस्टम से, मतलब ट्राइबल एल्डर्स का सिस्टम करें, उसमें भी डायनेस्टी है, इसमें भी डायनेस्टी। तो कहने का मकसद ये है कि पॉवर्टी ऑफ थॉट भी और क्रिएटिविटी ये आपकी इन्हांस होगी जब आप पैराफ्रेजिंग करोगे। अगर आप रिलीजन की मिसाल लेते हैं तो रिलीजन जो है वो भी एक लीनिएज पे फॉलो करता है, और अगर आप किसी भी उस रिलीजन को उठा लें, आप इस्लाम को उठा लें, आप क्रिश्चियनिटी को उठा लें, आप जूडाइज़म को उठा लें, आप हिंदुइज़म को उठा लें, आप जो है तकरीबन जितने भी इल्हामी मज़ाहिब उठाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लीनेज जो है वो लाजमी फॉलो हो रही है।
तो डेमोक्रेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नेपोटिज्म उसमें शायद हो, मगर उसमें डायनेस्टिक रूल्स जो है उसके लिए एक्सट्रीम एवर्जन हमेशा एक्सप्रेस की गई है। अब उसके बाद हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि हमने वोकेबलरी अपनी उसको बूस्ट देना है या नहीं देना। पैराफ्रेजिंग जब भी हम करेंगे तो हमारी वोकेबलरी को बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा हमारी ग्रामर जो है वो भी इम्प्रूव होगी। मैंने इससे पहले लेके कहता ना अभी रिकाउंट किया थोड़ी देर पहले, पिछली स्लाइड के वक्त जब मैं आपको पिछली स्लाइड दिखा रहा था। उसके बाद हमने देखना है कि ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करने का हमें तरीकाकार बताएगा। हमने पहले एक आर्ग्यूमेंट देना है, उसको सपोर्ट करना है। हो सकता है कि जो हमने मटेरियल पढ़ा हो उसके लिए जो राइटर है उसने कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया। अगर उसने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया तो उसने सपोर्ट नहीं दी, तो हम सपोर्ट का अरेंजमेंट भी करेंगे, जो कि एक सपोर्ट अरेंजमेंट जो कि एक क्रिएटिविटी और एडिट एडवांटेज हमें देगा और पॉवर्टी ऑफ थॉट को एलिमिनेट करेगा। इनिशियल सीएसएस की अपने ऐसे की प्रिपरेशन की डेज में पैराफ्रेजिंग करना या रेगुलर बेसिस पे करना वो बहुत ज़रूरी है, और उसकी बेनिफिट्स मैं आपके सामने हाईलाइट कर चुका हूँ। पैराफ्रेजिंग को ज़रा दोबारा देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग क्या है। पैराफ्रेजिंग इज़ एन एक्सपेंशन एक्सरसाइज, इट डिस्प्लेज योर कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी कंप्रीहेंशन को और अंडरस्टैंडिंग को शो करता है कि आपको कितने हद तक चीज़ समझ आई है, आपने उससे क्या मीनिंग जो है वो डिराइव किया है। ये आपकी एबिलिटी को शो करता है कि आपने वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। आपने वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने सिनोनिम्स, आपने एंटोनिम्स, आपने जो है वो इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, उसके अलावा आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपने यूज़ करना है। आपकी एक्सप्रेस करता है आपकी कहते हैं एबिलिटी को। उसके बाद हम देखते हैं पैराफ्रेजिंग हमें ये तमाम रेलेवेंट आइडियाज़ बोरो करता है पैराग्राफ से, उनको जॉट डाउन करता है। पैराफ्रेज हमें हमेशा पहले पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। हम चाहें तो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन भी पैराफ्रेज कर सकते हैं। हम चाहें तो कहता है थॉट बाय थॉट भी कर सकते हैं। हम चाहें तो पैराग्राफ पूरे को, एक पैराग्राफ को स्प्लिट मतलब कहता है पैराफ्रेज कर सकते हैं। पैराफ्रेज किया जाना चाहिए हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, और उसमें यह है कि हमें हाईलाइट करना चाहिए मेन पॉइंट्स को, वोकैबुलरी को, अनफेमिलियर आइडियाज़ को, एक्सक्यूजिट लैंग्वेज यूज़ को। जब कभी आपने किसी भी आर्टिकल को पढ़ना है या उसकी पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करनी है तो आपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, उसमें वोकैबुलरी को हाईलाइट कर लेना है, अनफेमिलियर आइडियाज़ को फॉलो कर लेना है। जिस तरह कहते हैं कि चैरिटेबल ऑब्सेशन भी एक वर्ड है, चैरिटेबल डिनाइल ये भी एक हो सकता है, चैरिटेबल मार्जिन्स ये भी एक वर्ड हो सकता है। हर चैरिटेबल के बाद, नई चीज़ के बाद नया वर्ड जो आएगा वो उसको एक नई वोकेबलरी, एक नया जो है अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा और एक नया अनफेमिलियर आइडिया जो है उसे फ्लोट कर देगा। सबसे पहले हमने पैराफ्रेज किसको करना है, मेन पॉइंट्स को ऑफ अ पैराग्राफ इन आवर ओन वर्ड्स। इट इज़ ऑल राइट इफ़ सम डिटेल्स आर ओमिटेड इनिशियली। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर शुरू के दिनों में आपने पैराफ्रेजिंग स्टार्ट की है और आप जो है उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे। कहता है परफेक्ट में, कहता है एफर्ट मेक्स समथिंग परफेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बिकम परफेक्ट। और हमारी यहाँ कोशिश ये है कि हम परफेक्शन से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो दें। परफेक्शन इज़ आवर नॉट आवर गोल। परफेक्शन जो है ये हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल क्या है, इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस। हमने कहते हैं ना जो भी पैराफ्रेज करना है हमने उसका मेन आइडिया मेंशन करना है, हमने सर्च करना है इसमें सिनोनिम्स का, डिग आउट करना है अपने माइंड के अंदर हमने उसे अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। पैरेलल थॉट भी जो है वो भी लेके आना है दोबारा। हमने अपने सिंपल अल्फाज का इस्तेमाल करना है, हम चाहें तो कम्प्लेक्स अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तमाम पैराग्राफ्स की जो मुख्तलिफ एक आर्टिकल में अगर 10 पैराग्राफ हैं तो हमने उन 10 पैराग्राफ्स का मुख्तलिफ पैराफ्रेजिंग करके उनको बाद में कंबाइन कर देना है। और हमने एक कहता है कंबाइन एक कंपोजिट पैराफ्रेज पैराग्राफ या राइटअप बनाना है।
लेट्स सी हमारे पास क्या एग्जांपल्स आती हैं। हमने कहता है ये भी बताया कि पैराफ्रेजिंग प्रेसी राइटिंग से डिफरेंट है। पैराफ्रेजिंग एक्सपेंशन की एक्सरसाइज है, प्रेसी राइटिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज है। अब एक हम सेंटेंस को जो है पैराफ्रेज करते हैं। लेट्स सी, सर्टनली, ये कंक्लूजन दे रहा है, एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नोटेड क्लैरिटी इज नीडेड ऑन द इशू। इसको पैराफ्रेज करते हैं अपने अल्फाज में। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्यू मिसिंग पीसेस इन द इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। हमने यहाँ ये मेंशन किया है कि हमें ओरिजिनल सेंटेंस में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लैरिटी चाहिए इशू के ऊपर, नीडेड है, क्लैरिटी इज़ नीडेड। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्यू मिसिंग पीसेस इन द इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। हम ये भी इसे एक्सपेंड करके बता रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यहाँ क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन कुछ मिसिंग पीसेस हैं, इंटरप्रिटेशन की मज़ीद जो है वो गुंजाइश है, मज़ीद स्पेस है, और इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ जो है वो विदाउट कहते ना कंप्लीट पीसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन वो पॉसिबल नहीं है। What is crystal clear, however, is that having criminal defamation on the statute books relegates us to a shrinking pool of countries with notoriously repressive regimes. यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल आया है कि अगर हम क्रिमिनल डेफेमेशन जो है अपनी मतलब किसी के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का सूट लेना, मतलब हम कोई भी कमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये तो आपने मेजर डेफेमेशन आपने की है, हमने गवर्नमेंट कहती है कि इस तरह का कोई एक्ट नहीं आया, इस तरह की कोई कहता है पॉलिसी नहीं आई, आपने अगर कमेंट करके इस पॉलिसी के बारे में कोई बात की है या इसे क्रिटिक किया है, इसे क्रिटिसाइज़ किया है, तो आपने डेफेमेशन की है। तो यहाँ इसका मतलब ये अब तक जो पढ़ के अंदाज़ा हुआ है, व्हाट इज़ क्रिस्टल क्लियर, कि भाई ये तो बिल्कुल आया है। हाउएवर, व्हाट इज़ क्रिस्टल क्लियर हाउएवर इज़ दैट, कि भाई ये है कि क्रिमिनल डेफेमेशन अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स में रखेंगे तो वो हमें पुश बैक कर देगा एक श्रिंकिंग पूल ऑफ कंट्रीज़, एक पूल श्रिंक हो रहा है उन कंट्रीज़ का जो कि बदनाम ज़माना, गाज़िब या रिप्रेस करने वाली, दबाव डालने वाली रिजीम्स में शुमार होता है। अगर हम डेफेमेशन के जो है कहते हैं क्रिमिनल डेफेमेशन को अपनी स्टैट्यूट बुक्स पे रखेंगे तो हम उस पूल में शामिल हो जाएंगे मुल्कों के जो कि बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव जो है रिजीम्स हैं। लेट्स सी ये किस तरह लिखा जाता है। इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट लॉज पर्टेनिंग टू क्रिमिनल डेफेमेशन any attempt to malign, accuse without bringing any evidence of wrongdoing etc. हमने क्रिमिनल डेफेमेशन को डिफ़ाइन कर दिया, हमें क्रिमिनल डेफेमेशन का पता था, अब हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि डेफेमेशन क्या होती है, कि एनी अटेम्प्ट टू मेलाइन, accuse without bringing any evidence of wrongdoing etc. are not good for the democratic and principled stature of the country among the world nations. ठीक है, such laws would earn bad name for the country and brand it as a state which uses pressure tactics. हमने इसको बहुत अल्फाज हमने इस अल्फाज में इसको मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्रेस किया है, इससे ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है, ज़्यादा आसान अल्फाज में लिखा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो अब बिल्कुल ऑब्वियस है कि क्रिमिनल डेफेमेशन जो कि होता है कि आप किसी को बदनाम करते हैं, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करते हैं और आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, ये डेफेमेशन जो है या किसी के ऊपर जो है कहता है, आप कह सकते हैं कि गलत इल्ज़ाम लगाना, ये प्रिंसिपल्ड अगर इस तरह का कोई कानून है तो वो उस कंट्री के लिए डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह के लॉस जो हैं वो बुरा नाम देते हैं किसी भी मुल्क को और उसको बेसिकली ब्रांड कर देते हैं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करने वाली कंट्री है। यहाँ तक अब तक जो पैराफ्रेजिंग हमने की है उससे हमें ये आइडिया तो क्लियरली हो गया है
कि हमने पैराफ्रेजिंग में अब उसको एक्सपेंड करना है। हम मज़ीद एग्जांपल्स भी देखेंगे। At least 2 dozen journalists in Pakistan had been charged under Section 20. यहाँ से पढ़ते हैं। At least 2 dozen journalists in Pakistan had been charged under Section 20. ये किसी लॉ का रेफरेंस दिया जा रहा है, शायद पीका एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, ठीक है, उससे रिलेटेड हो, बाय द एजेंसी by the end of last year, and the inevitable chilling effect on dissenting voices is undoubtedly the objective that the PMLN government and other state institutions had in mind when PICA was enacted in 2016. तो बेसिकली ये बताया गया है कि जिन जिन जर्नलिस्ट को कहता है चार्ज किया था सेक्शन 20 के मुताबिक पिछले साल, and the inevitable chilling effect on dissenting voices is undoubtedly the objective that the PMLN government and other state institutions had in mind when PICA was enacted. यहाँ इसका मकसद ये है कि इस लॉ को लेके आने का मतलब भी यही था कि वॉइसेस को दबाया जा सके, और यही उनका ऑब्जेक्टिव था। पिछली PMLN की गवर्नमेंट ने भी इसको यूज़ किया और PTI की गवर्नमेंट ने भी इसको यूज़ किया। लेट्स सी इसकी क्या पैराफ्रेजिंग होती है, लेट्स मेक इट डिफरेंट। Many journalists were rounded up under Section 20. Many journalists were rounded up under Section 20 of the PICA Act by the end of year 2021. The law was brought to statute book by PMLN in 2016 with the intention of subduing opinion which dared to disagree. The law has had a detrimental effect. हमने इसको बहुत आसान अल्फाज में रीफ्रेज करके लिख दिया है। हमने इसे बहुत आम अल्फाज में रिफ्रेश करके लिख दिया है और इसकी मीनिंग को क्लियर कर दिया है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। जहां लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पैराफ्रेजिंग को, आज हम दोबारा पैराफ्रेजिंग को डिस्कस करेंगे। पैराफ्रेजिंग के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि ये एक एक्सपेंशन की एक्सरसाइज है, एक्सप्लोरेशन की एक्सरसाइज है, क्रिएटिविटी की एक्सरसाइज है, आपकी वोकैबुलरी की यूज़ की एक्सरसाइज है, आपकी कम्प्रीहेंशन की यूज़ की एक्सरसाइज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपको ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज, ब्रेड्थ ऑफ आइडियाज़, पॉवर्टी ऑफ थॉट को ख़त्म कर देता है। ये बेसिकली आपका जो है पैराफ्रेज करने का जो है ये आपको बेनिफिट्स हैं। और पिछले लेक्चर में डिटेल में पैराफ्रेजिंग को डिस्कस होता। अब हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को देख रहे हैं। हाउ टू पैराफ्रेज एन आर्टिकल, हम इसको देखते हैं। ये हमारे सामने कुछ लाइंस लिखी है। मोर ओवर इन पाकिस्तान द क्लॉज हैज़ रिपीटेडली यूज्ड टू साइलेंस वुमेन कंप्लेनिंग ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड देयर बाय हैज़ विक्टिमाइज्ड देम फर्दर. What makes it all the more ironic is that Section 20 was brought on the pretext that it would protect women who were slandered online. बेसिकली किसी सेक्शन का हवाला दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि बेसिकली इस इन कुछ लाइंस को पढ़ के ये इत्तफाक होता है, ये समझ आती है कि जो सेक्शन 20 आया था वो बेसिकली आया इस नीयत से था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वुमेन को। अगर उनकी कोई सेक्सुअल हरासमेंट की जो है कंप्लेंट है तो उसके लिए वो ज़्यादा विक्टिमाइज नहीं होंगे, वो ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट करेंगे। और यहाँ इसका मकसद ये है कि मैं दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ता हूँ कि यहाँ इसका मकसद ये है कि इसको लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, इंस्टेड इसने उसको हॉन्ट करके हर्ट करना शुरू कर दिया। मोर ओवर, दोबारा पढ़ते हैं। मोर ओवर इन पाकिस्तान द क्लॉज हैज़ बीन रिपीटेडली यूज्ड टू साइलेंस वुमेन कंप्लेनिंग ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एंड देयर बाय हैज़ विक्टिमाइज्ड देम फर्दर. What makes it all the more ironic is that Section 20 was brought in on the pretext that it would protect women who were slandered online. मतलब बेसिकली तो स्लैंडर किया गया है, उन्हें कोई इल्ज़ाम लगाया है और उस इल्ज़ाम के ऊपर जो है उनको नेम कॉलिंग की गई, उनको बुरा भला कहा गया। ये आया था सेक्शन ताकि ख़वातीन को प्रोटेक्ट करे, मगर इंस्टेड इसने उनको प्रोटेक्ट करने की बजाय उन्हीं को विक्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया। अब इसे पढ़ते हैं पैराफ्रेजिंग में। द इनेक्टमेंट ऑफ दिस ड्रैकोनियन लॉ हैज़ बीन टू द डिसएडवांटेज
of women who reported incidents of sexual harassment. Initially, it was brought with the intention to safeguard women who reported an act of discrimination, reputation damage, or sexual harassment at workplace. Instead, it has become an instrument of repression. मतलब ये इसको हमने पैराफ्रेज किया है इसमें. अब आगे चलते हैं, हम एक और बड़े पैराग्राफ को पैराफ्रेज करते हैं. Instead, it has become an instrument of repression, serving as an extension of the patriarchal attitude. देखिए, हम हाईलाइट भी कर रहे हैं डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को और उनके रीजंस को. Instead, it has become an instrument of repression. ये एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है दबाव डालने के लिए, कुचल देने के लिए. Serving as an extension of the patriarchal attitude. Patriarchal मतलब जो है मेल डोमिनेंस वाले एटीट्यूड को जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए बन गया है ये लॉ. That cannot brook women articulate their experiences of abuse and violence instead of bearing their mistreatment in silence. बेसिकली ये कहा गया है कि ये इंस्ट्रूमेंट एक ऑफ रिप्रेशन है ये लॉ, और ये जो है एक्सटेंशन है पैट्रियार्कल या मेल डोमिनेंस की, और ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कहता है ये लॉ कि जो ख़वातीन आर्टिकुलेट या एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि उनको अब्यूज़ किया गया, उनको वायलेंस का शिकार किया गया, वो जो है अपनी मिस ट्रीटमेंट को साइलेंस में बर्दाश्त कर सकें. तो बेसिकली साइलेंस के अंदर बर्दाश्त करने वाली जो है इसकी कैपेबिलिटी को चैलेंज किया गया है. A modern forward-thinking state must remove defamation from the ambit of criminal law and instead strengthen the civil law dealing with it. यहाँ बेसिकली इसको समझने का ये एक अहम पहलू है कि ये डेफेमेशन जो है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं होना चाहिए. ये एक सिविल प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें किसी के रेपुटेशन को डैमेज किया जाता है. डैमेज करने के बाद उसको प्रूफ किया जाता है, ये डैमेज अगर किया गया है तो उसको साबित करना पड़ता है, और इसके अंदर जो है कोई इंटरिम यकदम जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए. दोनों पार्टीज़ को एम्पल अपॉर्चुनिटी और एथिक्स की बेस के ऊपर चलना चाहिए. अब इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं. आयरॉनिकली द लॉ हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट पर्सन्स whom it meant to protect. यह ख़वातीन के अगेंस्ट टर्न हो गया है. It became an arm of male dominance. It reproached, उनको ख़वातीन को लानत मलामत की गई, who complained of online abuse and sexual violence. सिंपल अल्फाज में लिखा जा रहा है. A progressive state should not entertain a controversial law and remove it from the scope of criminal law. It should rely on civil law to deal with matters of defamation and protect persons from shaming and slander. बेसिकली मैंने यहाँ जो है इस पैराफ्रेजिंग में आइडियाज़ भी बोरो किए हैं और उसके अलावा मैंने उनको ईजी अल्फाज में लिखा है ताकि पैराफ्रेजिंग के अंदर मुझे इस आइडिया की समझ आ जाए. लेट्स डू सम मोर पैराफ्रेजिंग. इन द लेटेस्ट, ये एक यूनाइटेड नेशंस के ऊपर आर्टिकल है. इन द लेटेस्ट साइन, एक बड़ा आर्टिकल है, हमने इसको पैराफ्रेज करना है, मुख्तलिफ इसके जो है कहता है रीजंस को मेंशन करना है. लेट अस रीड दिस पैराग्राफ. इन द लेटेस्ट साइन दैट ऑल इज़ नॉट वेल, वेयर एफर्ट्स टू रिवाइव द न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड द P5+1, ये ग्रुप है, आर कंसर्न. दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सम एफर्ट्स, और ये एफर्ट्स हैं न्यूक्लियर डील से रिलेटेड. Are concerned, Tehran has disconnected a number of monitoring cameras placed by the International Atomic Energy Agency. आप इसकी कैपिटलाइजेशन को देख लें. At its nuclear sites. The move has come in the aftermath of a resolution presented by the UK, France, Germany, and the US. 4 of the 6 members of the P5+1, जिसमें P5+1 के अंदर जो है रशिया और जो है वो कहता है चाइना ने नहीं एंटर किया अपना रिजर्वेशन. बेसिकली जर्मनी इज़ द +1. टू द IAEA alleging that Iran was escalating its nuclear program. Moreover, in a report issued last month, the IAEA also questioned traces of uranium at a number of Iranian sites. Iran, on the other hand, has criticized the moves as political.
मतलब एक एलिगेशन लगाया गया P5+1 कंट्रीज़ की तरफ से कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बिल्डअप कर रहा है, उसकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है यूरेनियम जो है वो उसके ट्रेसेस मिले हैं। तो ईरान ने उनको जो है वो कहता है रबिश कर दिया है और कहा है कि ये बेसिकली पॉलिटिकल हैं। वाइल ऑफिशियल से दैट 80% ऑफ मॉनिटरिंग कैमरास आर स्टिल एक्टिव, और उसने ये भी कहा है कि अभी तक 80% जो कैमरास हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। दीज टेंस एक्सचेंजेस illustrate the fact that the window to revive the deal is fast closing, and with the gulf of mistrust between both sides still pretty wide, saving the JCPO will be a long shot. इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने पढ़ा है मिस्ट्रस्ट के बारे में, हमने ये पढ़ा है कि ईरान की एक डील है, एक एफर्ट्स हो रही थी कि इसको रिवाइव किया जाए, मगर रिसेंटली यूके ने उसके और कुछ कंट्रीज़ ने 4 कंट्रीज़ ने मिलकर एलर्ज किया है कि ये यूरेनियम जो है उसको फॉर फ्यूल ग्रेड के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवाइव कर रहा है। उसकी उन्होंने जो रीज़न दिया है वो ये रीज़न दिया है कि इन्होंने जो है इनके यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं इनकी साइट्स पे और इन्होंने कुछ कैमरास भी बंद किए हैं। ईरान ने रिटॉर्ट किया है, रिप्लाई बैक किया, उसने कहा कि ये सारे के सारा पॉलिटिकल जो है मोटिवेटेड ड्रामा है और बेसिकली उसके 80% कैमरास चल रहे हैं। और अदर दैन दैट ये है कि ये टेंस एक्सचेंज ये बताती है कि ईरानियन डील जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकी। इस ईरानियन डील में से अभी तक अमेरिका तो निकल चुका है, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करी थी और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्क्रैप है, क्योंकि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसमें से एक्सिट कर दिया था, मगर बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही आई तो उसने उसकी तरफ जो है उसको रिवाइव किया है। लेट्स सी कि हम इस जो न्यूक्लियर डील से रिलेटेड जो है पैराफ्रेजिंग इसको कैसे करते हैं। The nuclear deal signed between permanent members of the Security Council of UN, including Germany, was hit by snags after the US administration under President Donald Trump unilaterally withdrew from it. ये हमने इसकी पैराफ्रेजिंग की है और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें या एक्सपेंड कर दें ईजी अल्फाज के अंदर। Iran followed the conditions laid down in the treaty for a while, but US imposed sanctions made it clear to Tehran that there was no benefit in abiding by the conditions of the treaty. Let's see paraphrasing. Recently, some allegations have surfaced which reveal that Iran was once again involved in the enrichment of uranium. Following the resolution passed by P5+1 and the complaint made to IAEA, Iran allegedly removed some monitoring cameras installed by the IAEA. I think so यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग का इशू है, ये सारी पैराफ्रेजिंग ही चल रही है। इन्होंने बेसिकली समहाउ मेरे जो इसको करते हैं मेरी स्लाइड्स को जो कहता है फॉर्मेट करते हैं, उन्होंने जो पैराफ्रेज कमेंट्स हैं उनको भी मेन कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है, मेन टेक्स्ट में डाल दिया। ये बेसिकली पैराफ्रेजिंग है। Distrust prevails between Iran and the members of the nuclear deal, excluding the US. Iran has rejected the allegations of removing any monitoring cameras installed by IAEA. It has rubbished off the statements made against it as politically motivated. The gulf of mistrust between Iran and P5+1 countries is expanding rapidly. There are serious doubts whether the nuclear deal will be saved. अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मज़ीद पैराफ्रेजिंग हमने कैसे करनी है इसी आर्टिकल के मुख्तलिफ बीट की। यहाँ तक जो पैराफ्रेजिंग है उसको दोबारा मैं जो है एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगा। हमने जो पैराफ्रेजिंग की है उसको एक कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, समहाउ आपको शायद इसमें डिफ़िकल्टी आए। हम यहाँ से पढ़ते हैं, द न्यूक्लियर डील साइंड बिटवीन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN, इंक्लूडिंग जर्मनी, was hit by snags after the US administration under President Donald Trump unilaterally withdrew from it. अभी तक ये आइडिया जो है पिछले ओरिजिनल आइडिया में मौजूद था। उसके बाद है ईरान followed the conditions laid down in the treaty for a while, but US imposed sanctions made it clear to Tehran that there was no benefit in abiding by the conditions of the treaty. ये अपनी तरफ से मैंने एडिशन ऐड की है, मेरा नॉलेज इसमें यूज़ हो गया है। Recently, some allegations have surfaced which reveal that Iran was once again involved in the enrichment of uranium. Allegations किसने लगाई हैं? P5+1 कंट्रीज़ में से 4 कंट्रीज़ ने।
Following the resolution passed by P5+1 and the complaint made to IAEA, Iran allegedly removed some monitoring cameras installed by IAEA at its nuclear sites. Distrust prevails between Iran and the members of the nuclear deal, excluding the US. US is not that part of it at the present. Iran has rejected the allegations of removing any monitoring cameras installed by EA. It has rubbished off the statements made against it as politically motivated. The gulf of mistrust between Iran and P5 countries is expanding rapidly. There are serious doubts about whether the nuclear deal will be saved या nuclear deal will survive भी हो सकता है. बेसिकली आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कॉन्स्टेंटली एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी पैराफ्रेजिंग प्रोवाइड कर रही है. हम एक और पैराफ्रेजिंग का आर्टिकल देखते हैं. हाउएवर, ये भी उसी का पार्ट है. हाउएवर द आउटलुक, मतलब आउटलुक एक वर्ड आप इसे सर्कल कर लें आपके लिए. बेसिकली आउटलुक मीन्स द एनवायरनमेंट, द सर्कमस्टांसेस, द प्रिवेलिंग सिचुएशन. हाउएवर द आउटलुक फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड इन केस द JCPO, ये बेसिकली डील थी जो ईरान और P5+1 कंट्रीज़ की हुई थी रिगार्डिंग द एंटरटेनमेंट ऑफ देयर ईरान्स लेजिटिमेट न्यूक्लियर कंसर्न, न्यूक्लियर जो है ये पावर डेवलपमेंट कंसर्न्स, उससे रिलेटेड ये डील हुई थी. उसके अगेंस्ट वाशिंगटन ने कुछ कंसेशंस ईरान की मांगी थी, सैंक्शंस लिफ्ट की थी. हाउएवर द आउटलुक फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड इन केस द JCPO कोलैप्सेस परमानेंटली इज ग्रिम. अगर JCPO कोलैप्स कर देता है, क्या ग्रिम है वो, लेट्स सी आए. विद द फेलियर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन द शेप ऑफ यूक्रेन war, we have already witnessed the painful geo-economic effects across the globe, particularly in the energy and commodities sector. मतलब अगर ये JCPO फेल होता है तो बहुत सारी कंट्रीज जो ईरान के ऑयल और एनर्जी पे डिपेंड कर रही हैं, they are going to suffer. Should tension between Iran and the West rise to greater levels, this would result in even higher energy prices and dangerous new conflict breaking out in a sensitive region. Already, Israel has been spearheading a covert campaign to assassinate key Iranian officials, while it has reportedly staged hundreds of attacks on Tehran's assets in Syria. तो बेसिकली इसमें इसराइल भी स्पाई के अंदर जो है शेयर होल्डर है, जो कि ईरान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है. उसके मिलिट्री जनरल को उसने असैसिनेट कर दिया था. टू प्रिवेंट दिस कोल्ड वॉर टर्निंग हॉट, अभी तक तो एक कोल्ड वॉर है, reviving the nuclear deal along with restraining Israel can be a key confidence building measure. Therefore, both the Western Bloc as well as Iran need to show some flexibility and come to a middle point where the deal is concerned. Time is of the essence and further confrontational rhetoric must be eschewed in favor. Eschewed मतलब avoid. और ये है कन्फ्रंटेशनल का मतलब है बेलिजरेंट, फाइटिंग, रेटोरिक मतलब जो है ये नैरेटिव. लेट्स सी हमने इसकी पैराफ्रेजिंग क्या की है, क्योंकि काफ़ी लेंथी पैराग्राफ है और हमें यूज टू होना पड़ेगा. हमने लेंथी पैराग्राफ्स की पैराफ्रेजिंग करनी है. जब हम लेंथी पैराग्राफ्स की पैराफ्रेजिंग करेंगे तो हम एक पोजीशन में होंगे कि हम अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकें. पीस इन द मिड ईस्ट रीजन, ईरान मिड ईस्ट रीजन में फॉल करता है, विल कम अंडर सीवियर कंस्ट्रेन if the nuclear treaty JCPO fails. It has already been watered down after the unilateral exit of US. The situation in the region is alarmingly serious and may become worse. The failure of diplomacy in the Russia-Ukraine war has opened many fault lines across different regions of the world, where the peace is precarious. Precarious मतलब ये है कि बहुत uncertain है, and untenable मतलब ये कि उसे defend नहीं किया जा सकता. Some immediate fallout of the nuclear treaty would be embittering of relations between Iran and Western countries, including Israel. This detrimental scenario doesn't bode well for peace of the region and the world. Meanwhile, Israel has been secretly taking ditch at all efforts to assassinate key Iranian intelligence officers and nuclear scientists. तो बेसिकली इसराइल जो है वो कोशिशों में लगा हुआ है. द P5+1 countries can do their share of work by bringing back Iran to the deal
through a vigorous dose of diplomacy. They will also have to restrain Israel from taking any clandestine, matlab secret, actions which could further add fuel to already smoldering fire of distrust. US needs to extend the olive branch to Iran to ensure enduring peace in the Middle East. ये बेसिकली मैंने पैराफ्रेजिंग की है और मेरी कोशिश ये है कि मैं पैराफ्रेजिंग के अंदर मज़ीद जो है इस आइडिया को एक्सप्लोर करूँ, मेरा अपना नॉलेज जो है वो भी यूज़ हो जाए, ग्रामर भी यूज़ हो जाए, वर्ड्स भी यूज़ हो जाएँ, मुख्तलिफ अल्फाज भी यूज़ हो जाएँ। ये आपको एक बहुत बड़ी ब्रेड्थ, आपकी पॉवर्टी ऑफ थाट को एलिमिनेट करने के लिए पैराफ्रेजिंग से बेहतर एक्सरसाइज नहीं हो सकती। उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करना है और वो ये है कि इसकी हेडलाइन थोड़ी गलत लिखी गई है। ये है बेसिकली ऐसे टॉपिक सिलेक्शन। हमने यहाँ तक तो जो है अपने पैराफ्रेजिंग को कवर किया था। हम एक दफ़ा दोबारा पैराफ्रेजिंग को नरेट करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि पैराफ्रेजिंग हमें किस हद तक होगी। हम उसको रीडिंग देंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें पता चले कि हमने पैराफ्रेजिंग में क्या कुछ कवर किया। नेक्स्ट टाइम हम अपने लेक्चर में ऐसे टॉपिक की सिलेक्शन को भी बहुत जो है माइन्यूटली देखेंगे। हम एक दफ़ा दोबारा रिकाउंट करेंगे पैराफ्रेजिंग को, तो क्योंकि हमने पैराफ्रेजिंग की एक एक्सरसाइज की है मगर हमें बेतहाशा एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत पेश आएगी और ये हमारी एक हैबिचुअल एक्सरसाइज होगी। हमने एक दिन में इसको क्लोज, इस चैप्टर को क्लोज नहीं कर देना, हमने इसको रेगुलरली बेसिस के ऊपर जो है ऑपरेट करते रहना है ताकि हमें पैराफ्रेजिंग का एक अच्छा आइडिया हो जाए। यहाँ तक हमें ये अंदाज़ा हुआ है अब तक कि पैराफ्रेजिंग क्या है। पैराफ्रेजिंग एक एक्सपेंशन एक्सरसाइज है। ये हमारी कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग को शो करती है। ये हमारी एबिलिटी को शो करती है कि हम मुख्तलिफ अल्फाज को यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम रेलेवेंट आइडियाज़ को बारो करता है पैराग्राफ में से। पैराफ्रेज हम करते हैं रीडिंग करने के बाद। इसका मतलब है कि हमने रीडिंग जब की तो हमने रीडिंग के बाद कंप्रीहेंशन प्लस लर्निंग, हमने ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस को गेन किया। उसके बाद हम पैराफ्रेज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कई दफ़ा। उसके अलावा हम हाईलाइट करते हैं मेन पॉइंट्स को, वोकैबुलरी को, अनफेमिलियर आइडियाज़ को, एक्सक्यूजिट यूज़ ऑफ लैंग्वेज को भी कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि पार्डनेबल क्राइम जो है, पार्डनेबल टॉलरेंस, इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज हम यूज़ कर सकते हैं। हम पहले पैराफ्रेज करते हैं मेन पॉइंट्स को पैराग्राफ में अपने अल्फाज में। उसके बाद अगर हमें डिटेल्स को भी ओमिट करनी पड़े तो हम उनको ओमिट कर देते हैं, वरना उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जैसे पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किन किन डिटेल्स को मेंशन करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम क्रक्स को भी मेंशन करते हैं, जिस तरह हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में देखा। उसके बाद हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरेलल थॉट, ये सब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ ये दोहराने का मकसद ये है कि पैराफ्रेजिंग हम अभी भी नहीं स्टॉप करेंगे, हम आइंदा के लिए भी इसको देखते रहेंगे ताकि हमें हर स्टेज पे रीडिंग करने के फ़ौरन बाद हमें अंदाज़ा हो कि हमने कैसे अपने अल्फाज को जो है वो कहता है अपने पैसेज को कैसे अपने अल्फाज में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद हमने अपने अल्फाज यूज़ करने हैं और हमने कंबाइंड पैराफ्रेज जो है मुख्तलिफ जो पैराग्राफ्स को पैराफ्रेज किया है हमने उनको मेंशन कर देना है। एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख ली हैं, मैं उनको शौक आपको कर चुका हूँ और मेरे ख्याल से आपको इसमें बहुत इजीली समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक ग्रेट केयर।